Okay, good evening, Lijun. चलिए तो अब जाके हम लोग का थोड़ा बहुत लाइट ठीक है। 2-3 दिन तो एकदम पूछिए मत। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किए थे कंडीशनल सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। अभी आपके जो टॉपिक्स हैं जो बचे हुए हैं वो है आपका प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और है क्लॉज। ये हमें पढ़ना है। साथ में थोड़ा सा आपको वर्ब पढ़ना है इसमें। ये चीजें पढ़नी है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज मैं आपको प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट करता हूँ। प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या होता है, कब यूज करना है, कैसे करना है, डेफिनेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करें अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन, तो देखिए इसका जो पोजीशन है, एक चीज तो क्लियर है, इसका जो पोजीशन है वो रहता है प्री, यानी कि उसको पहले प्लेस करते हैं। अब किसके पहले प्लेस करते हैं, तो उसको हम लोग प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो पोजीशन है वो पहले आता है। और हम लोगों ने बड़ा टाइम पहले ये पढ़ लिया था एंड वी कीप रिपीटिंग दैट कि एज एन ऑब्जेक्ट वी यूज आइदर नाउन्स और प्रोनाउंस, आइदर नाउन्स और प्रोनाउंस। ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग या तो नाउन्स को यूज करते हैं या फिर प्रोनाउंस को यूज करते हैं, ठीक है। और प्रेपोजिशन का यूज हम करते कहाँ पे हैं भाई, ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि प्रेपोजिशन के बाद में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, prepositions are words that are used used before nouns and pronouns, nouns and pronouns to, इसमें लिख सकते हैं टू establish a connection, establish a connection with other words in a sentence, with other words in a sentence। देखिए अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, तो आपको किसी बुक इस जो किताबी जो डेफिनेशन है उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। आप जितना ऑब्जर्व करते हैं उसके बेसिस पे यू कैन फॉर्म योर ओन डेफिनेशन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स। कैसे वर्ड्स हैं, दैट आर यूज्ड, दैट आर यूज्ड कहाँ यूज होते हैं, बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, है ना। क्यों यूज होते हैं, टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, किसके साथ में, विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो ऐसा एक सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंपल सा तो नहीं लग रहा होगा, बट ये आपका डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और इजी कर सकते हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे जो कि जरूरी है। जैसे कि
आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन क्या क्या हो सकता है? आफ्टर प्रेपोजिशन वी ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट। अगर जिस वर्ड को आप यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग दैट वर्ड एज अ प्रेपोजिशन, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि वी ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आफ्टर दैट प्रेपोजिशन। और वो ऑब्जेक्ट या तो होगा एक नाउन या फिर होगा एक प्रोनाउन, ये याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? आफ्टर प्रेपोजिशन द वर्ब मस्ट बी इन आईएनजी फॉर्म। अगर मेन वर्ब यूज करते हैं आप प्रेपोजिशन के बाद, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए और होगी, नो डाउट अबाउट इट, है ना, कंफर्म है ये। तो ये दो चीजें आप याद रखिए, प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और अगर प्रेपोजिशन के बाद में आती है एक मेन वर्ब, जो वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है उसका मेरा मतलब है मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, तो वो आपकी कैसी होगी? हमेशा और हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगी। एक बार और रिपीट करता हूँ, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है भाई, इतना हमें याद रखना है। एक बार दिखा देता हूँ मैं, प्रेपोजिशन, ठीक है, हमेशा इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, वो हम लोग पहले ही जानते हैं। तो इतना हमें याद रखना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट, चलिए एक दो एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ही इज इन द रूम, ठीक है, एक और लिखा, कम इन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में मैं यूज कर रहा हूं द वर्ड इन। यहां पे भी इन है, यहां पे भी इन है, लेकिन पहला वाला जो इन है ना वो प्रेपोजिशन है, दूसरा वाला इन प्रेपोजिशन नहीं है। द रीजन इज, जैसा कि हमें पता है कि आफ्टर प्रेपोजिशन वी नीड एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर नाउन और प्रोनाउन। तो ये तो प्रेपोजिशन हो गया, बट ये प्रेपोजिशन नहीं हुआ, बिकॉज आफ्टर दिस इन वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट, ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है। तो अगर प्रेपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्ट ना हो, मींस नाउन या प्रोनाउन ना हो, तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। अब ये जो इन है ना, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये आपके कम को, यानी कि आपकी वर्ब को डिस्क्राइब करता है। कम, वेयर टू कम, इन, अंदर आना है। वेयर पूछा मैंने, वेयर टू कम इन, ठीक है। तो बेसिक्स को याद रखिए और आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और आप पहचान पाएंगे कि वो प्रेपोजिशन है भी या नहीं है। जैसे अगर मैं लिखता हूं, ही वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी, फिर मैंने लिखा ही wanted to invite him। अब इन दोनों सेंटेंसेस में मैं टू का यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन इनमें से एक टू तो प्रेपोजिशन है, एक टू प्रेपोजिशन नहीं है। कंडीशन वही है,
पार्टी इज अ नाउन, ठीक है, और नाउन के साथ में आर्टिकल्स यूज करे जाते हैं। सो दिस टू इज अ प्रेपोजिशन, दिस टू इज अ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टू के बाद में इनवाइट वर्ब यूज कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स दिस टू इज नॉट अ प्रेपोजिशन। हैड इट बीन अ प्रेपोजिशन तो मैंने यूज किया होता इनवाइटिंग, दैट इज आई एम नॉट डूइंग, है ना। तो ये क्या है, जो टू प्लस इनवाइट जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है, ये क्या होता है आपका, इसे हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया कि किस तरीके से सेंटेंस में ये काम करते हैं। अब हम लोग पेज को चेंज करके स्टार्ट करते हैं इन ऑन एट के साथ में, जो कि हमारे सबसे बेसिक प्रेपोजिशंस हैं। अच्छा, सो इन ऑन एट, इन तीनों की हम लोग बात करेंगे। टेबल्स पॉसिबल तो है, देखते हैं एक मिनट, या फिर टेबल छोड़ दीजिए, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इन ऑन एंड एट के बारे में। कुछ लाइंस हम लोग ले सकते हैं। एक मिनट ना, देन वी हैव, इससे बेहतर तो मैं ऐसे ही खींच लेता, इसको रिमूव करते हैं, एक मिनट रुकिए जरा। चलो ऐसे ही ले लेते हैं। सो यहाँ पे लाइन डाल देते हैं एक बीच में, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइम के बारे में, और यहाँ पे प्लेस के बारे में। ठीक है, तो इनका जो यूज है टाइम के केस में कब कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए, टाइम में मैं इसको पेज को चेंज करता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, हॉरिजॉन्टल लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा अपलाइन करते हैं। सो वी हैव टाइम एंड प्लेस और इन ऑन एंड एट। अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, तो टाइम के लिए कब कब यूज कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग, ठीक है।
इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसके अलावा जैसे आपको ईयर दिया हो, इन 1996, इन 2024, कोई सेंचुरी दिया हो, सेंचुरी हो सकता है, जैसे कि इन 16th सेंचुरी, ताजमहल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, कुछ भी दिया हो, ठीक है। इसके अलावा क्या दे सकते हैं, मंथ्स, शी वॉज बोर्न इन जनवरी, दिसंबर, जो भी है, जनवरी टू दिसंबर, यहाँ भी हम लोग इनका यूज करते हैं। और क्या हो सकता है, एक मिनट, जी पूछिए गिली। सर ये लिखा हुआ क्या नहीं दे रहे? लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर, ये टाइम प्लेस तो आ रहा है, उसका बात नहीं आ रहा है जो आप लिखे। एक मिनट रुकिए जरा, ऐसा तो नहीं है मैंने शेयर नहीं किया हुआ सर। अभी कुछ दिख रहा है? हाँ हाँ सर, अभी आ गया। आ गया, तो मैंने शेयर नहीं किया था लग रहा है मुझे। यस। तो ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इन, ऑन, एट इस तरफ लिख लिया है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि टाइम के लिए कब यूज करते हैं, और यहाँ पे बात करेंगे प्लेस के लिए कब यूज करते हैं। अब मैंने लिखा हुआ है कि टाइम के लिए कब यूज कर सकते हैं, सो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, या फिर कोई सन ईयर दिया हो, इन 1996, इन 2024, ठीक है। कोई सेंचुरी दिया हो, इन 16th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, कोई मंथ दिया हो, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में कुछ भी लिखा हो, ही वॉज बोर्न इन दिसंबर, जनवरी। और क्या हो सकता है, और जहाँ यहाँ पे दे सकते हैं सीजन, सीजन यानी कि समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ठीक है, ये कुछ भी सीजन हो सकता है। और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ, अगर दिया हो आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 2 days, 2 weeks, 2 months, 2 years, कुछ भी लिखा हो, तो वहां पे आपको इनका यूज करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, चलिए तो प्लेस की बात करते हैं। प्लेस के केस में कब यूज करना है वो भी देख लेते हैं। तो प्लेस में हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सराउंडेड और एनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब वही होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। उस केस में हम लोग इन का यूज करते हैं प्लेस दिखाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, इन द रूम हो सकता है, ठीक है, इन द होटल, हॉस्पिटल, इन द पॉकेट, वॉलेट, एलमिरा, ड्रॉअर। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, द पेपर्स आर इन द ड्रॉअर, तो ड्रॉअर के अंदर अगर वो है तो वो है इनक्लोज्ड, है ना, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स।
तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेस। इसके अलावा और क्या इसमें है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बिगर प्लेसेस के बारे में, ठीक है, बिगर प्लेसेस। बिगर प्लेसेस से मेरा मतलब है लाइक कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स। सी लिव्स इन इंडिया, इन ईटानगर, इन दिल्ली, उन सब में इनका यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जैक्ट अपोजिट है एट। एट का लोग हम लोग यूज कब करते हैं, स्मॉलर प्लेसेस के लिए। स्मॉलर प्लेसेस में हम लोग एट यूज करते हैं, जैसे कि सी लिव्स एट पोलो कॉलोनी इन ईटानगर या इन नाहरलगन, है ना। तो जो छोटी छोटी जगह होती है वहां पे हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, आप इन इन निगम कॉलोनी भी कह सकते हैं और आप एट निगम कॉलोनी भी कह सकते हैं। एट निगम कॉलोनी कब बोलोगे, जब आप कहोगे एट निगम कॉलोनी इन नाहरलगन, है ना, तब जाके आप एट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि, चलिए थोड़ा स्पेस अभी कम है, आगे मैं कुछ और चीजें बात करूंगा। अब मैं ऑन की बात करता हूँ कि ऑन का मैं यूज कब कर सकता हूँ। तो इफ आई टॉक अबाउट डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। सो ऑन मंडे टू ऑन संडे, कोई भी डे हो आपको यूज करना है ऑन। इसके अलावा डेट्स के साथ में यूज करिए, ऑन जुलाई 16, ऑन November 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऑन का यूज करिए। इसके अलावा फेस्टिवल्स के केस में यूज करना है आपको। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स की बात करें लाइक ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन दिवाली, ठीक है। या फिर कोई और डे हो, ऑन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, जो भी डे है उन सब में ऑन का यूज करना है, ठीक है। अब अगर लोकेशन में बात करूं, प्लेस में, तो ऑन का यूज कब करना है, when an object touches the surface, टचेज द सरफेस, मतलब सरफेस को टच करता है तब हम लोग यूज करते हैं ऑन। जैसे कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ऑन द प्लेटफॉर्म, सिटिंग ऑन द चेयर, ऑन द सोफा, ठीक है, ऑन द रूफ। तो जब भी फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस के ऊपर कुछ रखा हुआ है या फिर कोई बैठा खड़ा हुआ है, तो हम लोग ऑन यूज करते हैं। राइटिंग ऑन द बोर्ड, ऑन द पेज, ठीक है, ऑन द वॉल। सो जब भी फ्लैट सरफेस की बात होगी हमेशा ऑन का यूज करना है, ये आपको याद रखना है इसमें। एट का यूज कब करते हैं हम लोग, एट का यूज हम लोग करते हैं एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। कब यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन। एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन जब बताना हो तब आप यूज करते हैं एट। तो कब कब यूज कर सकते हैं, टाइम की अगर बात करूं, एग्जैक्ट टाइम कब होता है, एट नून, एट मिडनाइट, एट डॉन,
at dusk, at 5 p.m., at 6 o'clock, ये सब क्या है? ये आपका एग्जैक्ट टाइम है। एट नाइट भी हो सकता है। एट नाइट और इन द नाइट ये दोनों होते हैं। एट नाइट का मतलब होता है सम स्पेसिफिक नाइट, स्पेसिफिक नाइट, ठीक है। और इन द नाइट का मतलब होता है एनी रेगुलर नाइट। तो इस तरह से एट का यूज कर सकते हैं। अब एट का यूज लोकेशन में कहाँ कहाँ करते हैं? सो एट द एयरपोर्ट, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है। एट द बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, है ना। एट द प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। एट रिस्क, ये सब तो फिक्स रहते हैं। एट रिस्क, एट वॉर, ये भी पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं आई एम एट ट्रिम्स, अगर आप कहते हैं आई एम एट ट्रिम्स, सो इट मीन्स यू आर समवेयर अराउंड ट्रिम्स। हो सकता है कि आप अंदर हैं, बाहर हैं, आसपास हैं, पार्किंग लॉट में हैं, मेन रोड के पास खड़े हैं, है ना। तो जब भी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होती है हम लोग एट का यूज कर सकते हैं। आप इन इन ट्रिम्स भी बोल सकते हैं। इन ट्रिम्स का सिंपल सा मतलब होगा यू आर अंडर द, और इनसाइड, इनसाइड द, नॉट अंडर द, इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल। तो एट और इन दोनों पॉसिबल है। सिचुएशन थोड़ी सी अलग रहती है बस, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा जैसे कि इफ आई से ही इज ट्रेवलिंग ऑन द प्लेन, या फिर ही इज ट्रेवलिंग इन द प्लेन, इन दोनों सेंटेंसेस में से आपको क्या सही लगता है? ही इज ट्रेवलिंग ऑन द प्लेन, इन द प्लेन, सही कौन सा लग रहा है? इसमें से ये गलत है और ये सही है, ठीक है। इन द प्लेन नहीं होता है, ऑन द प्लेन होता है। लॉजिक क्या है? तो जो बिगर व्हीकल्स होते हैं ना, बड़े व्हीकल्स, इन विच वी कैन मूव, स्लीप, डांस, टॉक, वॉक, है ना। तो जैसे कि आपका बस, ट्रेन, प्लेन, इनके साथ हमेशा ऑन लगाइए। बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, क्रूज। इसमें आप चल भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो इनमें क्या करना है? इनमें आपको ऑन लगाना है, ठीक है। और स्मॉलर व्हीकल्स जिसमें आप केवल बैठ सकते हैं, नथिंग एल्स, उसमें लगाइए इन, जहां पे आप सिर्फ बैठ सकते हैं। स्मॉलर व्हीकल्स यहाँ लिख देता हूं मैं, या फिर यहाँ रहने दीजिए, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वैसे तो चल जाना चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियो तो है। स्मॉलर व्हीकल्स, तो स्मॉलर व्हीकल्स जो हैं, लाइक टैक्सी, कार, ऑटो, इनमें क्या है कि इतना स्पेस नहीं होगा कि आप चल पाए, है ना, आप सो पाए। तो इनमें आपको इन लगाना होता है, ठीक है।
तो स्मॉलर व्हीकल्स के साथ में इन लगाना है, बिगर व्हीकल्स के साथ में ऑन लगाना है, ये हमें याद रखना है। तो दिस इज अबाउट इन, ऑन, एट। ये कुछ मतलब मेन यूजेज है जो मैंने आपको बता दिए, इनके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो सब हमें प्रैक्टिस के जरिए पता चल जाएगा। तो इन, ऑन एंड एट। चलिए, तो पेज को चेंज कर रहा हूं मैं, और अब हम लोग बात करते हैं बिटवीन एंड अमंग के बारे में। व्हेन टू यूज बिटवीन एंड व्हेन टू यूज अमंग। बिटवीन एंड अमंग। सो बिटवीन का यूज करते हैं फॉर टू, नॉर्मली आपको ये पता होगा। और अमंग का यूज करते हैं फॉर मोर देन टू। दो सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। He divided his property among his three sons। ठीक है। एक और, he divided his property between Ramesh, Suresh and Mohan। तो ये दो सेंटेंस है। He divided his property among his three sons। He divided his property between रमेश, सुरेश एंड मोहन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक में मैंने अमंग यूज करा हुआ है, यहाँ बिटवीन यूज करा हुआ है। तो तीन लोगों की बात कर रहा हूँ, थ्री सन्स, तो अमंग का यूज तो ठीक ही है। लेकिन क्या बिटवीन का यूज ठीक है? तो बिटवीन का यूज भी ठीक है। वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन टू, जब आप इंडिविजुअली हर एक को रेफर करते हैं अलग अलग तब। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली हर एक का नाम मेंशन किया हुआ है। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन रमेश, सुरेश एंड मोहन। सो बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू इफ वी रेफर टू द इंडिविजुअल मेंबर, या फिर जो भी है। ठीक है। और जब हम ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे मैंने किसी का नाम नहीं बताया, यहाँ पे मैं एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करना हो तो दो से ज्यादा के लिए अमंग यूज करना। और जब आप, इफ यू आर यूजिंग मोर देन टू ऑप्शंस बट आपने हर एक को अलग अलग से इंडिविजुअली मेंशन कर रखा है, तो फिर आप दो से ज्यादा होने पर भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। जैसे कि इफ आई से देयर इज अ ट्रेड एग्रीमेंट among these three Asian countries। एशियन कंट्रीज। फिर मैंने लिखा देयर इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन
इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले में अमंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले वाले में अमंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, दीज थ्री एशियन कंट्रीज, मैंने उनका अलग अलग नाम नहीं लिखा है। दूसरे वाले में बिटवीन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग अलग नाम मेंशन किया हुआ है, इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। कुल मिला के बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन टू, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट द कंडीशन इज दैट यू मस्ट मेंशन द इंडिविजुअल नेम्स, आपको अलग अलग उनको मेंशन करना चाहिए, तब जाके आप यूज कर सकते हैं बिटवीन फॉर मोर देन टू। ठीक है, सो बिटवीन अमोंग में आपको यही ध्यान रखना है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। टू एंड फ्रॉम की बात करेंगे, कब यूज करना है। तो अगर मैं बात करूं टू की, तो टू यूज करते हैं व्हेन समथिंग ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समथिंग transfers from one place to another। जब भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना, तब आप यूज करते हैं टू का। क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं, ही इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है कोई भी इंसान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शी इज कमिंग टू ईटानगर, यहाँ पे भी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, ही वॉज सेंट टू जेल, यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज, किसी इंसान का। द बॉय वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल या टू हॉस्पिटल, तो यहाँ भी ट्रांसफर हो रहा है। और क्या हो सकता है, गिव इट टू मी, ऐसा जब आप किसी को बोलते हैं गिव इट टू मी, तो आप किसी इंसान को कुछ देने के लिए बोलते हैं आप, ठीक है, ट्रांसफर। फिर आप लिख सकते हैं पोस्ट दिस लेटर टू मोहन। ठीक है, सेंड हिम टू द डॉक्टर। तो ये सब में क्या हो रहा है, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कुछ अलग भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप लिख देते हैं सी वॉज इनवाइटेड टू द पार्टी, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर तो है, इनवाइट कर रहे हैं तो वो आएगी। सी वॉज इनवाइटेड के साथ में हमेशा ही टू आता है, टू द पार्टी। ठीक है, जैसे आपने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो यहाँ पे भी टू आएगा, टू हेल्थ। और सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन देख रहे होंगे आप, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा मैं एक नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ, ऑलवेज। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, हमेशा होगा। ठीक है, हमेशा।
तो ये इस तरह से आप टू को यूज करते हैं। जहां पे भी डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो पेज को एक बार चेंज करूंगा मैं। अब जैसे पेज नजर आ रहा होगा ब्लैंक, ठीक है, बता दीजिएगा ब्लैंक नजर नहीं आ रहा हो तो। फ्रॉम का यूज कब करते हैं? फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं व्हेन समथिंग डिपार्ट्स फ्रॉम समथिंग, अलग होने के अर्थ में। समथिंग डिपार्ट्स, सेपरेट्स फ्रॉम समथिंग। जैसे आपने लिखा लीव्स फॉल, पत्ते गिरते हैं कहाँ से? पेड़ से। फ्रॉम द ट्री, गिरेंगे तो तभी जब अलग हो जाएंगे टूट के। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम लगाऊंगा। शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से तो तभी आएगी जब दिल्ली से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी मैं फ्रॉम लगाऊंगा। तो इन सब में क्या करना है आपको? फ्रॉम लगाना है। और क्या हो सकता है? जैसे एक और सेंटेंस ये बन जाता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम, है ना, तो यहाँ पे भी फ्रॉम लगाना होता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम, टू सफर फ्रॉम समथिंग। तो कुछ जगहों पे तो ये मतलब आपको फिक्स काइंड ऑफ रहते हैं, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर ही होगा, ठीक है। बाकी अलग होने के सेंस में हम लोग फ्रॉम को यूज करते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाय के बारे में। बाय का यूज कब करते हैं? तो हम लोग बाय का यूज करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन दोनों में। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों में यूज करना है बाई। अगर बात करूं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय रोड, बाय कार, बाय टैक्सी, ठीक है। और अगर ट्रांस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं इसमें? बाय पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय मैसेंजर भी लिख सकते हैं, बाय टेलीग्राम। ये टेलीग्राम चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। पुराने टाइम पे एक सर्विस होती थी टेलीग्राम, उसकी बात कर रहा हूँ। बाय फैक्स हो सकता है, ठीक है। बाय कुरियर भी हो सकता है। तो इन सब में हम लोग बाय का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय अ वैन, तो ये गलत है कि सही है? चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय अ वैन, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो मैं गलत हूँ कि सही हूँ? बाय के बाद में ना, अगर आप लिख रहे हैं
तो आर्टिकल का यूज मत करिए, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर वैन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट मोड, मीडियम की बात कर रहे हैं आप। तो नहीं आएगा ये, ठीक है, आर्टिकल नहीं आएगा। कब आ सकता है? अगर मैं लिखूं चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन अ वैन, अगर मैं इन अ वैन लिखता हूं ना, तब तो ए का यूज मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बाय लिखता हूं, इन दैट केस मुझे बाय अ वैन, बाय अ ट्रेन, ये सब नहीं लिखना चाहिए। उसमें फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना चाहिए विदाउट आर्टिकल। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ही सेंट हिज रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस हो सकता है। ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं, फ्रॉम, बाय, विथ, थ्रू, ठीक है। तो इन दैट केस ना तो थ्रू सही है, ना विथ सही है, ना फ्रॉम सही है, सिर्फ एक ही सही है। ही सेंट हिज रेजिग्नेशन लेटर बाय फैक्स। क्योंकि जब भी आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, या जब भी आप बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन की, हम लोग बाय का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाय का यूज करना है। जहाँ दिक्कत आए आप पूछिएगा, ठीक है। और जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तब भी आप बाय का यूज करते हैं, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। पैसिव सेंटेंस में करते हैं आप, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, है ना। तो जब आप इस तरह से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, तब भी आप क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेज को चेंज करते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग बाय को? हम लोग यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने कहा सी विल हैव completed her task by tonight। तो यहाँ पे इन फ्यूचर परफेक्ट हम लोग यूज करते हैं बाय, टू मेंशन दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय विच द एक्शन विल बी कंप्लीटेड, है ना। काम कंप्लीट होगा इन फ्यूचर बाय डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, ये है वो पॉइंट बाय टू नाइट। यहाँ पे बाय टुडे इवनिंग भी हो सकता था, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंथ भी हो सकता था, नेक्स्ट वीक भी हो सकता था। तो इन सेंटेंसेस में भी हम लोग यूज करते हैं बाय को, है ना, टू इंट्रोड्यूस अर पॉइंट ऑफ टाइम। कौन कौन से हैं? सो विद फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पे आपको यूज करना है। तो ये था बाय। बाकी बाय के बाद में अगर वर्ब आएगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहेगी, उसका तो कुछ डाउट है ही नहीं। जैसे कि सी रीच द स्कूल या द मार्केट बाय वॉकिंग। ठीक है, बाय वॉकिंग, बाय रनिंग, जब भी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। ठीक है। बाय के बाद में अब हम लोग बात करेंगे विद के बारे में। विद को यूज कब करते हैं? सो विद को हम लोग यूज करते हैं बॉडी पार्ट्स एंड टूल्स, इन दोनों केसेस में। बॉडी पार्ट्स एंड टूल्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग विद को यूज करते हैं। क्या क्या हो सकता है? सी राइट्स विद अ पेन, ये टूल है आपका, भाई पेन से लिखते हैं। सो पेन इज अ टूल। दे कट पेपर विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, टूल है। ठीक है, अ पेयर ऑफ सीजर्स। और क्या हो सकता है? हर मदर कट्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। तो आप देख रहे होंगे कि विद का यूज मैं कर रहा हूँ टूल्स के केस में। जब हम किसी भी टूल की मदद से कुछ काम करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग विद यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कब यूज कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स में? जैसे कि ही राइट्स विद हिज राइट हैंड, या विद राइट हैंड, है ना। यहाँ पे हिज लिखना ज्यादा सही रहेगा, विद हिज राइट हैंड। और क्या लिख सकते हैं? सी प्रेस द बटन, सी प्रेस द बटन विद हर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? दे caught electric wires with bare hands। तो जब भी बात करनी हो बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनकी मदद से अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, आई सी विथ माई आईज, आई वॉक विथ माई फीट, तो उस केस में क्या करना है? हमेशा बाय का, आई मीन विथ का यूज करना है।
बाकी एक विद का सिंपल यूज तो जानते ही हैं आप, सी गोज टू द मार्केट विद हर पेरेंट्स, सी लिव्स विद हर पेरेंट्स, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरह से हम लोग विद का यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशन जो है आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, जितना ज़्यादा इनके बारे में देखेंगे पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप इनको सीखेंगे। रीडिंग करिए और ऑब्जर्व करिए कहाँ पे किस सिचुएशन में कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करा जाता है। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं विद का। ठीक है, अगर आप लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये भी सेम ही है, विद द हेल्प ऑफ, कुछ अलग नहीं है। विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन, विद द हेल्प ऑफ कोई टूल हो या कुछ भी हो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ। पेज को चेंज करता हूँ। अभी भी आपके पास एग्जाम्स के लिए काफ़ी टाइम है ना। मोर देन 45 डेज, तो आई थिंक 40 डेज तो हैं ही आपके पास। अभी भी एकदम इनफ टाइम है, प्रैक्टिस करिए खूब, और चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने की। सो नाउ वील टॉक अबाउट along with, together with, including, with के जैसे ही है। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे ना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो along with, together with, including, ठीक है, और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, द गाइड along with the tourists have decided to step back, step back, ठीक है।
सेकंड सेंटेंस, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स, टुगेदर विद स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, विदाउट द, टुगेदर विद स्टूडेंट्स हैव decided to go on a tour, to go on a tour. Third sentence, she including her parents are ready to relocate. तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है? कुछ थोड़ा-सा आइडिया लगाएँगे, गलत सही कहाँ पे क्या है? मैं ट्राई करूँ? ये गाइड का स्पेलिंग गड़बड़ था, गाइड। देखिए, यहाँ पे हैव का जो यूज़ है ये गलत है ना? ये हैज़ होना चाहिए। 1 मिनट, बताइए क्यों? जी, बताइए। बताइए। सर उसको ही बताने के लिए बोला। चलिए सेकंड वाला बता दीजिए। सर वो भी है, बिल्कुल, है सर, बिल्कुल पिक्चर सही। जो है। थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड हाँ उसमें भी सर वो होगा, इस होगा। बिल्कुल सही। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उनने ये आंसर्स बिल्कुल सही है। अब मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, ठीक है? अगर आप देखते हैं अलोंग विद जो है वो प्रेपोजिशन है। क्या है ये? ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। टूरिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है और आपके सेंटेंस की जो वर्ब होती है ना, वो आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। द गाइड सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज करना चाहिए, ठीक है? सेम गोज विथ सेकंड सेंटेंस, टुगेदर विथ। टुगेदर विथ इज अ प्रेपोजिशन जिसके बाद में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है और हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है द टीचर, जो कि सब्जेक्ट है, आई मीन सब्जेक्ट है टीचर। और सेंटेंस की वर्ब होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज टीचर, और हैव नहीं होके हैज होनी चाहिए। थर्ड में भी सेम है, इंक्लूडिंग जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में लिखा है पेरेंट्स, जो कि है ऑब्जेक्ट। आर लिखा था पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि सही नहीं था। ऑब्जेक्ट है सी और उसके हिसाब से इज का यूज करना चाहिए हमें, है ना? तो ये सब चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है और आपके सेंटेंस की वर्ब आप चेक कर लेना, इट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। याद रखिए। 1 मिनट,
जी ग्योन बताइए। कुछ पूछ रहे थे तो दोबारा दोबारा से हैंड रेज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। रेज योर हैंड अगेन, यू आर आस्किंग समथिंग। जी पूछिए। हेलो जी जी पूछिए। सर, इंक्लूडिंग जो वर्ब भी होता है तो ना। इंक्लूडिंग वर्ब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इंक्लूड, सर इंक्लूड इंक्लूडेड ये सब। हाँ हाँ समझ गया मैं, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो वर्ब है और कैसे नहीं है ना। वर्ब तो है वो, लेकिन वो आपका स्टेट वर्ब है, ठीक है। यस सर। क्योंकि इंक्लूड इज अ सिचुएशन, आई मीन इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है ना। यस सर। एक मिनट रुकिए जरा, इसको थोड़ा सा मैं बता ही दूं पहले आपको ठीक से। सेंटेंस लिखने से ही पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे कि आप इसे ना दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, हिंदी में कहते हैं शामिल होना ना। तो इसको आप स्टेट वर्ब भी यूज कर लेंगे और इसको आप मेन वर्ब भी यूज कर लेंगे। दिस स्टोरी इंक्लूड्स, दिस स्टोरी इंक्लूड्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द विलेज। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक स्टेट वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। दिस स्टोरी इंक्लूड्स कैरेक्टर, और अगर मैं लिखूं सी इज इंक्लूडिंग, सी इज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन हर असाइनमेंट, तो यहाँ पे मैं जरूर इसे मेन वर्ब बना रहा हूँ, है ना। इन हर असाइनमेंट, तो जो जैसा आपने बोला, इंक्लूडिंग वर्ब हो सकता है ना। आई मीन ये आईएनजी फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और स्टेट वर्ब यूज कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग आपका प्रेपोजिशन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। इज इट क्लियर यून? क्लियर है ना? जी बताइए। जी बोलिए। नहीं सर, वो ही समझ रहा है। अब इसका इंक्लूडिंग का बात सर, लेकिन हम लोग इसको कैसे पहचान लेगा कि वो प्रीपोजिशन और ये मेन बाप की तरह ये कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा है आपने। देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पता चलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंक्लूडिंग जो लिखा है ना, यस इसमें सर। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा है सी, है ना। यस सर। उसके बाद मैंने इजारएम का यूज किया है, तो उसके बाद में आईएनजी फॉर्म है। तो इजारएम के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो पता होगा आपको मेन वर्ब है वो, ठीक है। यस सर। और उस वाले सेंटेंस में क्या था, वहां पे मैंने सी के तुरंत बाद में इंक्लूडिंग लिखा था। और हमारा कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जहां पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम लोग यूज कर पाए आईएनजी फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, पॉसिबल ही नहीं है ना। यस सर, लेकिन सर जी अगर ये इंक्लूडिंग को जेरन फॉर्म में यूज करने से क्या होगा? जेरेंट फॉर्म में ना, देखिए हाँ। जेरेंट फॉर्म में कब यूज कर पाते हैं किसी भी वर्ब को, जब हमें उसे एज अ नाउन यूज करना हो। और इसको हम लोग एज अ नाउन यूज कर पाएंगे कि नहीं मुझे लगता नहीं है। जैसे मैंने कहा स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे मैंने स्विम को मैंने स्विमिंग लिख के उसे जेरेंट यूज किया है।
क्योंकि जेरेंट यूज का मतलब होता है उसको आपको नाउन बनाना पड़ता है, और इंक्लूडिंग कोई एक्टिविटी है नहीं जिसको आप नाउन की तरह यूज कर पाओ, है ना। यस सर। इस केस में आप या तो ये लिख दो, इंक्लूडिंग इज बोथ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी वो हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, है ना। यस सर। ये कर सकते हैं, करने को तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मीनिंग्स थोड़ा सा बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई, आई इज अ वॉवेल, है ना। तो अब मैं आई के साथ में यहाँ पे इस लिख रहा हूँ तो वो सही है, आई इज अ वॉवेल। ठीक है। यस सर। चलिए पेज को चेंज कर लेते हैं। आपसे पहले एक 7 से 8 में एक बैच लेता हूँ मैं ऑनलाइन वाला। तो 7 से 8 वाला जो है वो टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, और ये आपका 8 से 9:30 वाला टाइम भाई साहब ये निकलता नहीं है। इसका 1 घंटा बड़ा लंबा लगता है मुझे। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने इंक्लूडिंग देखा था ना, इंक्लूडिंग का अपोजिट एक्सक्लूडिंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, ठीक है। जैसे अगर आप लिखते हैं सी एक्सक्लूडिंग हर पेरेंट्स, excluding her parents is ready to relocate। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्सक्लूडिंग मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि सी इज रेडी टू रिलोकेट विदाउट हर पेरेंट्स, ठीक है, विदाउट हर पेरेंट्स। तो जो एक्सक्लूडिंग है ना, इसके जगह पे अगर मैं लिखता सी विदाउट हर पेरेंट्स इज रेडी टू रिलोकेट, तब भी सही है। तो एक्सक्लूडिंग भी आपका प्रेपोजिशन है, एंड विदाउट भी आपका प्रेपोजिशन है ना। विथ का मतलब साथ में होता है, और विथ आउट मीन्स, विदाउट मीन्स बिना साथ में। तो एक्सक्लूडिंग और विदाउट यहाँ पे दोनों ही जो वर्ड्स हैं विल गिव यू द सेम मीनिंग, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका मतलब भी वही होता है एक्सक्लूडिंग। सी एक्सेप्ट हर पेरेंट्स इज रेडी टू रिलोकेट। तो एक्सेप्ट का मतलब भी होता है को छोड़कर, विदाउट का मतलब भी होता है को छोड़कर या जिसके बिना, एक्सक्लूडिंग का मतलब भी वही होता है। तो ये तीनों ही प्रेपोजिशंस है, और तीनों को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तीनों को मैं यहाँ पे सेंटेंस में यूज कर सकता हूँ, ये आप याद रखिए, ठीक है। 1 मिनट, जी पूछिए। सुन रहा हूँ, पूछिए। यस सर। वो एक्सक्लूडिंग भी इंक्लूडिंग की तरह यूज कर सकता है तो ना। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सक्लूड भी आपकी वर्ब होती है ना। ऐसा। तो वैसे आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। दोनों प्रेपोजिशंस हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन, ठीक है, बिसाइड्स।
हालांकि बिसाइड्स का मतलब कभी कभार एक्सक्लूडिंग भी होता है, समटाइम्स इट ऑल्सो मीन्स एक्सक्लूडिंग। जैसे मैंने अगर लिखा एवरीबडी attended the party, everybody attended the party besides him। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, उसको छोड़कर सबने पार्टी अटेंड करी। तो बिसाइड्स का मतलब भी आपका को छोड़कर के बिना हो सकता है। इसके इसके बाद मैं यूज कर रहा हूं मैं प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी बिसाइड्स हिम, और यहीं पे मैं यूज कर सकता था एक्सेप्ट हिम। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है। बिसाइड्स हिम भी सेम है, एक्सेप्ट हिम भी सेम है। प्रॉब्लम तब आती है जब बिसाइड्स की जगह पे बिसाइड लिख दिया जाता है ना। जब आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस गलत किया जाता है और ये लोग बिसाइड लिख देते हैं, तब दिक्कत है, क्योंकि तब ये गलत है। बिसाइड्स होता है, बिसाइड थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक तो इसका मतलब होता है को छोड़कर, एक इसका मतलब होता है इसके अलावा, प्लस के सेंस में यूज करते हैं, इन एडिशन के सेंस में। जैसे मैंने लिखा बिसाइड्स म्यूजिक सी ऑल्सो लव्स ड्राइंग। इसका मीनिंग कुछ और है। इसका मीनिंग क्या है कि म्यूजिक के अलावा सी ऑल्सो लव्स डांसिंग। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का सेंस है, यहाँ पे माइनस का सेंस है ना। पहले वाले सेंटेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक ऑप्शन को, किसी एक इंसान को उसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं। एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी बिसाइड्स हिम, उसको छोड़कर। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि म्यूजिक के अलावा, म्यूजिक को छोड़कर या म्यूजिक के अलावा उसे ड्राइंग भी पसंद है। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। एक यूज है बिसाइड का इंक्लूड करने के लिए, और दूसरा यूज है बिसाइड का एक्सक्लूड करने के लिए। ये दोनों तरह से आप बिसाइड को यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स, आई मीन नॉट बिसाइड, इट इज बिसाइड्स। ठीक है, देखिए प्रेपोजिशन का जो है प्रैक्टिस करिए, और डाउट आने से थोड़ा पूछिए। ठीक है, जैसे एक लास्ट सेंटेंस के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ, कल मैं फिर इसके बारे में बात करूंगा। सी इज सिटिंग हिज पेरेंट्स। सी इज सिटिंग हिज पेरेंट्स, ऑप्शन क्या क्या है, विद, ठीक है, बिसाइड, बाय, नियर, नियर बाय, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, बिटवीन। ऑप्शंस देख लो आप, सी इज सिटिंग, विद, बिसाइड, बाय, नियर, नियर बाय, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, बिटवीन। अब मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको बता देता हूँ, सारे ऑप्शन सही है।
सिचुएशन के हिसाब से मैं इनमें से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो प्रेपोजिशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सी सिटिंग विथ हर पेरेंट्स भी सही है, बिसाइड हर पेरेंट्स भी सही है, बगल में। बाय हर पेरेंट्स का मतलब भी बगल में। नियर हर पेरेंट्स मीन्स पास में, यहाँ पे हर होना चाहिए था। नियर बाय हर पेरेंट्स भी सही है, नेक्स्ट टू हर पेरेंट्स भी सही है जब आपको सीक्वेंस दिखाना हो, ठीक है। क्लोज टू हर पेरेंट्स भी सही है, बिटवीन हर पेरेंट्स भी सही है, माता और पिता के बीच में, बिटवीन फादर एंड मदर। तो यहाँ पे क्या है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सेंटेंस में सही हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के सिचुएशन को एनालाइज करिए, उसके बाद डिसाइड करिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एग्जाम्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको मल्टीपल आंसर्स मिलेंगे। अगर 4 ऑप्शन है तो एक ही आंसर होगा, ठीक है। अगर 2 आंसर पॉसिबल हुए तो ये आपकी गलती नहीं होगी, ये एग्जामिनर की गलती होगी। तो एग्जाम्स में मत सोचिएगा कि सर अगर 4 ऑप्शन आंसर हुए तो क्या होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर होता है तो वो उनकी गलती होगी, इसमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। रिकॉर्डिंग जनरेट होते ही मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा सभी लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी ज्वाइनिंग द क्लास। कल मिलते हैं हम लोग टाइम, सेम टाइम पे। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।